ओम धन्वंतरे नमः। आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन से मिले इन स्रोतों पर आज की हमारी इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। ये जो हमारी चर्चा चल रही है वात प्रकृति और उससे जुड़ी समस्याओं पर, ये उसकी दूसरी कड़ी है, दूसरा भाग है। आपको याद दिला दें कि पहले भाग में हमने वात प्रकृति के कुछ खास लक्षणों पर बात की थी, जैसे कि एनीमिया, मासिक धर्म की कुछ दिक्कतें, गैस, कब्ज और वो जो सफर में परेशानी होती है। अगर ये सब विषय किसी से जुड़े हैं तो उस चर्चा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज हम उस बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं पर एक अलग अंदाज में। आज हम एक जासूस की तरह सोचने वाले हैं। हमारे पास कुछ सुराग हैं: सूखी खांसी, शरीर का दुबलापन और रूखापन, और सबसे चौंकाने वाला सुराग, थोड़ा सा दौड़ने पर सीने में दर्द। सुनने में ये सब बिल्कुल अलग अलग लगते हैं, पर हमारे स्रोत कहते हैं कि इन सब का मुजरिम एक ही है। तो चलिए उस मुजरिम को ढूंढते हैं कि हम इन दिक्कतों की जड़ तक जाएं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझेंगे कि क्यों हो रहा है। आरोग्य भारत का ये जो सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है, वो इसी बात पर जोर देता है कि जब हम किसी समस्या के क्यों को पकड़ लेते हैं तो उसके समाधान का रास्ता वो अपने आप दिखने लगता है। हम आयुर्वेद के नजरिए को आज की मॉडर्न साइंस के चश्मे से देखकर इन पहेलियों को सुलझाएंगे। और इस पड़ताल को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, यहाँ जो भी बातें हो रही हैं वो बस जानकारी और जागरूकता के लिए हैं। ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है। किसी भी गंभीर या खास स्वास्थ्य समस्या के लिए एक अनुभवी विशेषज्ञ से मिलना ही सबसे सही कदम है। तो चलिए तहकीकात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस आम शिकायत की जो वात प्रकृति के लोगों को अक्सर परेशान करती है। सूखी खांसी और गले में हर वक्त रहने वाला वो सूखापन। ये सिर्फ मौसम बदलने पर नहीं होता, ये तो जैसे उनका एक स्थायी साथी बन जाता है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? हाँ, यहाँ पर मामला बहुत दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे एक नहीं बल्कि दो मुख्य कारण काम करते हैं। पहला तो सीधा साधा है, शरीर में स्वाभाविक रूप से रूखेपन यानी रूक्षता का बढ़ जाना। लेकिन दूसरा कारण वो ज्यादा गहरा है, जिसे आयुर्वेद में प्रतिलोम वायु कहते हैं। प्रतिलोम वायु, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? आपको नीचे की ओर जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन जब ये ट्रैफिक नियम टूटता है और हवा नीचे जाने के बजाय ऊपर की ओर आने लगती है, तो वही गैस गले तक पहुंचकर सूखापन, जलन और कभी-कभी खांसी पैदा करती है। ये अक्सर कब्ज से भी जुड़ा होता है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा है जैसे हमारे पाचन तंत्र में ट्रैफिक गलत दिशा में चलने लगा हो। मतलब जो एग्जॉस्ट नीचे से निकलना चाहिए वो ऊपर की तरफ आ रहा है और गले में अटक रहा है। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई गले के लिए कितनी भी महंगी दवाइयां ले ले, जब तक वो अपने पेट के ट्रैफिक सिस्टम पर काम नहीं करेगा, हाँ, समस्या बार बार वापस आती रहेगी। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आयुर्वेद में इसी को कहते हैं मूल कारण पर काम करना। आप सिर्फ पत्ते नहीं सींचते, आप जड़ को पानी देते हैं। इसीलिए स्रोत में पेट साफ रखने पर इतना जोर दिया गया है। समाधान भी इसी दो तरफा सोच पर आधारित है। एक तरफ हमें गले को अंदर से नमी देनी है, जिसे आंतरिक स्निग्धता कहते हैं। इसके लिए शहद के साथ गुलकंद, आंवले का मुरब्बा या फिर च्यवनप्राश जैसी चीजें बहुत अच्छी होती हैं। और दूसरी तरफ उस उल्टे ट्रैफिक को सीधा करना है। बिल्कुल। अगर कब्ज की वजह से हवा ऊपर आ रही है तो उस रास्ते को साफ करना होगा। इसके लिए सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ थोड़ा अरंडी का तेल मतलब कैस्टर ऑयल या घी लेना वायु की दिशा को सही करने में यानी अनुलोमन में मदद करता है। और अगर तुरंत राहत चाहिए हो तो, जैसे गले में खराश या दर्द हो रहा हो? हाँ, उसके लिए मुलेठी का एक छोटा टुकड़ा मुंह में रखकर चूसना बहुत फायदेमंद है। स्रोत बताते हैं कि मुलेठी में पृथ्वी और जल तत्व होते हैं जो सीधे तौर पर वात के रूखेपन को शांत करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। आमतौर पर लोग खांसी का नाम सुनते ही कोई भी कफ सिरप ले आते हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि गलत उपाय फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। तो कोई कैसे समझे कि खांसी सूखी है या गीली? क्या इसका कोई आसान तरीका है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे आसान पहचान है कि सूखी खांसी में कुछ निकलता नहीं है, सिर्फ एक सूखी चुभने वाली खराश होती है। जबकि गीली खांसी में बलगम या कफ बनता है और वो बाहर आता है। अच्छा,
जो उपाय हमने अभी बताए, घी, च्यवनप्राश, मुलेठी, ये सब सूखी खांसी के लिए हैं क्योंकि ये नमी बढ़ाते हैं। अगर इन्हें गीली कफ वाली खांसी में लिया गया तो ये कफ को और बढ़ा सकते हैं। ओहो। इसलिए ये फर्क समझना बेहद जरूरी है। अगर जरा भी संदेह हो तो विशेषज्ञ से सलाह लेना ही सबसे सुरक्षित है। ठीक है, तो गले का ये सूखापन तो ये तो सिर्फ एक ट्रेलर लगता है। इन स्रोतों में एक और दिलचस्प बात सामने आती है कि ये रुक्षता या ड्राइनेस या असल में सिर्फ गले तक सीमित नहीं है, ये पूरे शरीर में फैली हो सकती है, जिसकी वजह से त्वचा खुरदुरी हो जाती है, होंठ फटते हैं। तो ये मामला सिर्फ गले का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का है ना? लोग अक्सर इसका इलाज बाहरी क्रीम और लोशन से करते हैं, लेकिन क्या वो जड़ तक पहुंच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहरी लोशन या क्रीम तो बस सतह पर एक अस्थायी परत चढ़ा देते हैं। असल में जैसा आपने कहा, ये एक पूरे सिस्टम की समस्या है। स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। वात प्रकृति के लोगों में अक्सर पाचन की प्रक्रिया थोड़ी कमजोर होती है, जिससे भोजन का जो पहला सार बनता है, जिसे आयुर्वेद में रस धातु कहते हैं, वो ठीक से या पूरी मात्रा में नहीं बन पाता। एक मिनट, रस धातु को थोड़ा और समझते हैं। तो रस धातु को हम एक तरह से शरीर का प्राइमरी फ्यूल या कच्चा माल समझ सकते हैं। अगर फैक्ट्री में कच्चा माल ही कम आएगा तो आगे बनने वाला हर प्रोडक्ट कम बनेगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। आपने एकदम सटीक पकड़ा। रस ही वो पहला पोषण है जिससे बाकी सब कुछ बनता है। जब रस कम बनता है तो उससे बनने वाला रक्त यानी खून भी कम और हल्का होता है। अच्छा। जब खून ठीक नहीं होगा तो मांस और फिर मेद यानी वसा का निर्माण भी प्रभावित होगा। त्वचा में जो नमी और चिकनाई होती है वो इसी मेद धातु की वजह से होती है। सही बात है। जब अंदर कच्चा माल ही नहीं है तो त्वचा बाहर से रूखी और बेजान दिखेगी ही। बाहरी लोशन उस अंदरूनी कमी को कभी पूरा नहीं कर सकता। तो इसका स्थायी समाधान क्या है? जाहिर है, अगर जड़ अंदर है तो इलाज भी वहीं से शुरू होना चाहिए। बिल्कुल, समाधान अंदर से ही शुरू होता है। सबसे पहले आहार में अपनी पाचन शक्ति के अनुसार घी और तेल जैसे चिकने पदार्थों का सेवन बढ़ाना। साथ ही सूखा चना, बेसन, गोभी जैसी सूखी और गैस बनाने वाली चीजों से परहेज करना। ठीक है। और इसके साथ साथ बाहरी पोषण भी जरूरी है। इन सूत्रों में एक बहुत कारगर उपाय बताया गया है, हफ्ते में कम से कम एक बार तिल के तेल से पूरे शरीर की मालिश करना। लेकिन इसमें एक सावधानी बहुत जरूरी है। वो क्या? मालिश के बाद गर्म पानी से नहाना या थोड़ी भाप लेना बहुत जरूरी है, ताकि तेल के जो अणु है वो त्वचा के रोम छिद्रों से अंदर जा सकें। अच्छा। अगर मालिश करके सीधे ठंडी हवा में चले गए तो तेल अंदर जाने के बजाय रोम छिद्रों को बंद कर सकता है, जिससे फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें घी या तेल आसानी से पचता नहीं है, उनके लिए क्या कोई रास्ता है? उनके लिए भी स्रोत में एक खास व्यवस्था का जिक्र है। जिन्हें घी तेल पचाने में दिक्कत होती है, उनके लिए विशेषज्ञ की देखरेख में नाभि बस्ती या मलद्वार बस्ती जैसे आयुर्वेदिक उपचार एक बेहतरीन विकल्प है। अच्छा। इन तरीकों से चिकनाई को सीधे शरीर में पहुंचाया जाता है, बिना पाचन तंत्र पर बोझ डाले। वाह, मतलब ये पूरी चेन रिएक्शन है जो एक जगह से शुरू हो रही है। अब हम अपनी तहकीकात के सबसे अहम और चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं। हमने बात की दुबले पतले शरीर की, कमजोर इम्यूनिटी की, और अब इसमें दो और चीजें जोड़ते हैं, लो ब्लड प्रेशर और थोड़ा भी दौड़ने या सीढ़ियां चढ़ने पर सीने में दर्द होना। मैंने जब ये स्रोत पढ़े तो एक बात ने मेरा ध्यान खींचा कि ये चारों समस्याएं जो बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, एक ही जड़ से जुड़ी हैं। ये तो स्वास्थ्य को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल, और वो जड़ फिर से वही है, रस धातु की कमी। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। इसे क्रम से समझते हैं। पहला, रस कम बना, जैसा हमने पहले बात की, कच्चा माल कम है। दूसरा, रक्त कम बना। जब रस कम होगा तो जाहिर है खून भी कम बनेगा और पतला होगा। तीसरा, लो ब्लड प्रेशर। अब यहाँ स्रोत में दिया गया एक शानदार उदाहरण काम आता है। बताइए। सोचिए आपके पास एक बड़ा पानी का पाइप है, लेकिन उसमें आप बहुत कम पानी छोड़ रहे हैं। क्या होगा? पानी का प्रेशर कम होगा, धीरे धीरे बहेगा। बिल्कुल, पानी पाइप की दीवारों पर पूरा दबाव नहीं बना पाएगा और उसकी गति बहुत धीमी होगी। ठीक इसी तरह जब हमारी रक्त वाहिकाओं यानी हमारे पाइप्स में
रक्त यानी पानी की मात्रा कम होती है तो दीवारों पर दबाव कम पड़ता है। इसी स्थिति को हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इस धीमे ब्लड फ्लो का असर बाकी शरीर पर कैसे पड़ता है? इम्यूनिटी और कमजोरी का इससे क्या लेना देना? जब ब्लड प्रेशर कम होता है और रक्त का प्रवाह धीमा होता है तो ये हमारे अंगों तक, हमारी हर एक कोशिका तक जरूरी पोषक तत्व और ऑक्सीजन समय पर और सही मात्रा में नहीं पहुंचा पाता। अच्छा। जब अंगों को पूरा पोषण नहीं मिलेगा तो वे धीरे धीरे कमजोर होंगे ही। और हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी तो इन्हीं कोशिकाओं की ताकत पर निर्भर करती है। सही बात है। नतीजा, शरीर दुबला, कमजोर और बीमारियों की चपेट में जल्दी आने वाला हो जाता है। ये पूरी एक कड़ी है जो एक ही जगह से शुरू होती है। ये तो समझ में आया, लेकिन सीने में दर्द, एक मिनट, यहां पर मुझे रुकना पड़ेगा। सीने में दर्द का जिक्र आते ही किसी के भी दिमाग में ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक की घंटी बजने लगती है। लेकिन स्रोत कह रहे हैं कि वात प्रकृति में इसकी वजह कुछ और ही हो सकती है। ये तो बहुतों के लिए एक चौंकाने वाली बात होगी। ये इन स्रोतों का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और इसे समझना बहुत जरूरी है। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि वात प्रकृति के लोगों में होने वाला ये दर्द हमेशा ब्लॉकेज के कारण नहीं होता। होता ये है कि कमजोरी और शरीर में बढ़े हुए रूखेपन यानी रुक्षता के कारण हृदय को खून पहुंचाने वाली जो कोरोनरी आर्टरी होती है जी, का व्यास यानी डायमीटर स्वाभाविक रूप से थोड़ा सिकुड़ जाता है। वो थोड़ी कड़ी हो जाती है। अच्छा, तो ये एक तरह का अस्थाई संकुचन है, ब्लॉकेज नहीं। बिल्कुल। अब सोचिए, जब वो व्यक्ति दौड़ता है, सीढ़ियां चढ़ता है या कोई मेहनत का काम करता है तो हृदय को ज्यादा खून की जरूरत पड़ती है। लेकिन उस खिंचाव के कारण वो पहले से सिकड़ी हुई धमनी और ज्यादा सिकुड़ जाती है। इस सिकुड़न की वजह से लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसीज को उसमें से गुजरने में मुश्किल होती है और यही मुश्किल दर्द के रूप में महसूस होती है। रुकिए, तो आप कह रही हैं कि ये कोई स्थायी रुकावट नहीं है, बल्कि उस नस का एक तरह का ऐंठन या स्पैज़म है? हाँ, कह सकते हैं। और जैसे ही व्यक्ति आराम करता है, वह खिंचाव खत्म हो जाता है, धमनी का व्यास वापस सामान्य हो जाता है, खून का प्रवाह फिर से ठीक हो जाता है और दर्द गायब हो जाता है। वाह! ये ब्लॉकेज नहीं बल्कि धमनी का अस्थायी संकुचन है जो शरीर की कमजोरी और रुक्षता की वजह से हो रहा है। स्रोत इस बात पर चिंता जताते हैं कि कई बार ऐसी स्थिति को गलत समझकर बाईपास सर्जरी जैसी बड़ी प्रक्रियाओं की सलाह दे दी जाती है, जबकि असल समस्या ब्लॉकेज की होती ही नहीं है। तो इसका समाधान बाईपास सर्जरी नहीं, बल्कि शरीर को अंदर से पोषण देकर उस धमनी को लचीला और मजबूत बनाना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मूल समाधान है रस धातु और अग्नि यानी पाचन शक्ति पर काम करना। जब शरीर में अच्छा रस बनेगा तो उससे अच्छा रक्त बनेगा। जब रक्त की मात्रा पूरी होगी तो ब्लड प्रेशर सामान्य होगा, अंगों को पोषण मिलेगा और धमनियों की कठोरता और रूखापन भी कम होगा। इससे ये सारी समस्याएं जड़ से ठीक हो सकती हैं। जी। लेकिन फिर से कहूंगी, यह जानकारी जागरूकता के लिए है। अगर किसी को सीने में गंभीर दर्द हो रहा है तो उसे तुरंत विशेषज्ञ के पास जाना ही एकमात्र समझदारी है। तो इस पूरी पड़ताल का मतलब क्या निकलता है? आज की चर्चा से ये शीशे की तरह साफ है कि वात प्रकृति से जुड़ी कई अलग अलग दिखने वाली समस्या हैं, चाहे वो गले की सूखी खांसी हो, त्वचा का रूखापन हो, लो ब्लड प्रेशर हो या फिर सीने में होने वाला वो डरावना दर्द। ये सब असल में एक ही मुजरिम के अलग अलग चेहरे हैं, और वो मुजरिम है शरीर में बढ़ा हुआ रुक्षता यानी सूखापन जी, और रस धातु यानी पोषण के सार की कमी। और यही आरोग्य भारत के इन स्रोतों का सबसे शक्तिशाली संदेश है। लक्षणों के पीछे भागने और उन्हें दबाने के बजाय अगर हम अपनी प्रकृति को समझकर मूल कारण पर ध्यान दें तो हम एक स्थायी और दवा मुक्त स्वास्थ्य की ओर बढ़ सकते हैं। ये अपनी सेहत की बागडोर अपने हाथ में लेने जैसा है। अगर कोई इस विषय में और गहराई से जानना चाहता है तो आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन के YouTube चैनल पर जाकर और जानकारी ले सकता है जी। और अगर इस चर्चा से किसी को भी थोड़ा भी लाभ महसूस होता है तो इसे दूसरों के साथ साझा करने पर जरूर विचार करें, ताकि ये ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके। और अंत में हम एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। स्रोत में एक प्राचीन सिद्धांत का उल्लेख है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जिसका अर्थ है जैसा इस ब्रह्मांड में है वैसा ही इस शरीर में है। इसे ध्यान में रखते हुए ये सोचने वाली बात है कि हमारे बाहरी वातावरण में,
हमारे खान पान, हमारी जीवन शैली, हमारे तनाव में होने वाले वो कौन से सूक्ष्म बदलाव हैं जिनके बारे में हम शायद जानते भी नहीं, जो हमारे आंतरिक वात के संतुलन को चुपचाप बिगाड़ रहे होंगे।